आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास की। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले वीडियोस में, वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने कुड़िंद वंश खत्म किया, उसके बाद हमने कार्तिकेयपुर राजवंश खत्म किया। कार्तिकेयपुर राजवंश में हमने अंतिम प्रभावशाली राजा किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था बीरम देव के बारे में। और आप जानते हैं बीरम देव के जमाने में उत्तराखंड पर जो है वो तैमूर लंका आक्रमण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके देखा होगा आपने कि बीरम देव एक अत्याचारी शासक भी साबित हुआ, इसलिए उसके कर्मचारियों ने ही उसकी हत्या कर दी, है ना। उसके बाद के जो कत्यूरी शासक आए वो इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। और आप ये भी जानते हैं कि कत्यूरी जैसे जैसे करके कमजोर होते गए, ऐसा नहीं है कि उसी के बाद से, क्योंकि कत्यूरी बीरम देव तो बहुत लेट का शासक है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि कत्यूरियों का जो शासन था वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कमजोर होता गया, वैसे उत्तराखंड में छोटे छोटे रजवाड़े बनते गए। क्या बनते गए? छोटे छोटे रजवाड़े। उत्तराखंड में मुख्य रूप से हम गढ़वाल की बात कर रहे हैं, तो गढ़वाल में जो है वो छोटे छोटे रजवाड़े बनते गए। और हमने उन छोटे छोटे रजवाड़ों को जो नाम दिया वो क्या था? गढ़। क्या था? गढ़। तो उस दौर में उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो टोटल 52 गढ़ थे। गढ़वाल वाले क्षेत्र में कितने गढ़ थे? 52 गढ़। उनमें से 2 अगर हिमाचल के भी जोड़ दे तो 54 हो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के हिस्से में टोटल 52 गढ़ थे। अब उन 52 गढ़ों में अगर मैं बात करूं तो कहां कहां थे? संपूर्ण गढ़वाल में विस्तृत थे वो 52 गढ़। चमोली में आज के चमोली में, आज के पौड़ी में, आज के रुद्रप्रयाग में, आज के टिहरी में, सब जगह जो है गढ़ विस्तृत थे। छोटे छोटे राजा थे, उनके अपने राज्य थे। उन्हीं गढ़ों में से एक राज्य हुआ चांदपुर गढ़। अब मैं क्यों चांदपुर गढ़ के बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत परमार या पंवार राजवंश। कई लोग उसे पंवार कहते हैं, कई जो है उसे परमार कहते हैं। आप जो भी कहना चाहिए चलेगा, लेकिन परमार ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा। तो उत्तराखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण और जिसने सबसे लंबे समय तक गढ़वाल पर राज किया वो था परमार राजवंश। क्या नाम है? परमार राजवंश। परमार राजवंश के बारे में अगर हम पढ़े उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत, तो ये राजवंश का समय पीरियड आप देखोगे तो 888 ईस्वी से लेकर के और 1949 तक का जो दौर था इसे कहा गया परमार राजवंश। क्या कहा गया? गढ़वाल का परमार राजवंश। लेकिन आखिर इतिहास क्या है परमार राजवंश का? कैसे बना उत्तराखंड में परमार राजवंश? किसने स्थापना की? क्या ऐसी परिस्थितियां रही? हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले हम क्या क्या टॉपिकों पर बात करें इस पे देख लेते हैं। पहले हम उत्तराखंड में परमार राजवंश के इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रमुख शासकों पर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो मुख्य रूप से वीडियो का मुख्य लक्ष्य हमारा वो है परमार राजवंश। इतिहास कैसे बना और किसने बनाया परमार राजवंश, सबसे पहले हमारा पॉइंट है इतिहास पर। ठीक, देखो मैंने कहा गढ़वाल के क्षेत्र में टोटल 52 गढ़ हुआ करते थे। कितने गढ़? 52 गढ़। इन्हीं 52 गढ़ों में यहाँ चमोली में एक गढ़ हुआ करता था जिसका नाम था चांदपुर गढ़। क्या नाम था? चांदपुर गढ़। अब ये चांदपुर गढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ था। कारण ये भी था कि आप जानते बद्रीनाथ जो है ये भारत के 4 प्रमुख मठों में से एक नाम है। जैसा हमारा ज्योतिर्मठ है ना, मैंने आपको 4 मठ पढ़ाए हैं, तो हमारे राज्य में जो बद्रीनाथ का एक बहुत महत्व है। और ये चांदपुरगढ़ का जो राजा होता था वो बद्रीनाथ जो होता था उसी के आधिपत्य में आता था। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए चांदपुरगढ़ का एक अलग ही महत्व हुआ करता था। ये मैं बात कर रहा हूं 887 ईसा पूर्व की, ईसवी की मैं बात कर रहा हूं 887 ईस्वी की। और उस दौर में चमोली के चांदपुरगढ़ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था भानु प्रताप। क्या नाम था? भानु प्रताप। ये नाम था भानु प्रताप। अब इस भानु प्रताप की समस्या ये थी कि इसका कोई पुत्र नहीं था। इसकी 2 पुत्रियां थी। क्या थी? 2 पुत्रियां थी, लेकिन इसका कोई पुत्र नहीं था। अब इसके दिमाग में एक बात है, लेकिन 2 पुत्रियों का नाम जान लेते हैं। इनकी 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था चित्रवेणा और दूसरी का नाम था सुचित्रवेणा। क्या कहा मैंने? एक का नाम था चित्रवेणा और दूसरे का नाम था सुचित्रवेणा। अगर इसके आगे शु लगा दो तो सुचित्रवेणा। 2 बेटियां थी इसकी, लेकिन बेटे नहीं। अब इसके दिमाग में ये था कि भाई अगर माना मैं मर गया, क्योंकि राजा हो गया था बुढ़ा, अब इसके दिमाग में ये था कि अगर माना मैं मर गया तो मेरा ये राज्य कौन संभालेगा। इसके दिमाग में ये बड़ी समस्याएं चल रही थी। इसके पीछे जुड़ी मैं आपको एक कहानी भी सुना देता हूं। कहते हैं कि एक दिन रात को ऐसे ही सोच रहा था राजा भानु प्रताप, अपने किले में बैठ करके, अपने शयन कक्ष में बैठ के सोच रहा था
कि क्या होगा इस राज्य का। तो कहते हैं कि रात को जब वो अपनी टेंशन में ही सो गए, उनको नींद आ गई, तो उन्हें एक सपना आया और उनके सपने में भगवान बद्रीनाथ आए। और आपको मैं पहले बता देता हूं कि परमार राजाओं पर बद्रीनाथ का एक बहुत बड़ा क्या रहा, बद्रीनाथ के प्रति उनकी आस्था रही। परमार राजाओं में सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्री कहा जाता है, खैर उस बारे में हम बाद में आएंगे। तो कहते हैं कि सपने में आए बद्रीनाथ और उन्होंने कहा कि भाई राजन, तुझे ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं धरती पर आकर के तेरे राज्य को मैं संभालूंगा, तो चिंता मत कर। तो सुबह राजा उठा, उसने कहा यार मैंने बद्रीनाथ देखे हैं सपने में, और वो आश्वस्त हो गया राजा की कुछ तो होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ 887 ईस्वी की। कब की बात कर रहा हूँ? 887। 2 बेटियां हैं, बेटा कुछ नहीं है, और प्रभावशाली राजा है चांदपुरगढ़ का भानु प्रताप। ठीक है कि नहीं? चमोली में पड़ता है चांदपुरगढ़। अब देखो उसी दौर में 887 ईसा पूर्व में यहाँ धार गुजरात का एक शासक था। शासक बोलते हैं कई जगह इसे राजकुमार कहते हैं, राजा का बेटा कोई राजकुमार था। और इस राजकुमार का नाम था कनकपाल। देखो मैंने लिखा हुआ है, क्या नाम था? कनकपाल। ये बंदा यहाँ गुजरात से चला पैदल, क्योंकि उस दौर में तो घोड़े गाड़े से चलते थे, और पैदल चला। कहां पहुंचा? बद्रीनाथ के लिए जा रहा था, तीर्थ यात्रा पर। ये बद्रीनाथ के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, और तीर्थ यात्रा पर जाने के दौरान कहते हैं कि रास्ता भटक गई। आज तो गूगल मैप है, तब तो गूगल मैप था नहीं, पूछते पाछते गए, लेकिन दूरी दूरी पर लोग घरे होते तो बीच में रास्ता भटक गए। तो कई लोग कहते हैं कि रास्ता भटक गए, भटक करके चले गए कहां? चांदपुरगढ़ में। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं गुजरात से एक शासक आया था, राजकुमार आया था। तो कई कहते हैं कि भानु प्रताप ने उनका बड़ा स्वागत किया, बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, भानु प्रताप को यह लगा कि भगवान ने कहा था कि मैं आऊंगा, और हो ना हो ये जो कनकपाल है ये ईश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है, या ईश्वर का रूप हो सकता है, यही बद्रीनाथ है। आप समझ रहे नहीं? बोलो भाई। ठीक है। तो कहते हैं कि चांदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप ने कनकपाल, जो गुजरात का शासक था, कोई लोग शासक कहते हैं धार गुजरात का, कई लोग कहते हैं कि राजकुमार था, और इस राजकुमार का जो है इन्होंने बहुत बड़ा स्वागत किया। और उसके बाद कहते हैं कि कनकपाल की क्वालिटी को देख करके भानु प्रताप इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी का विवाह किससे करवा दिया? कनकपाल से। अब ये इतिहास में नहीं लिखा हुआ कि दोनों में से किसका कराया, या तो उसने दोनों बेटियां दे दी या तो एक बेटी का कराया। और जब उसकी शादी भानु प्रताप ने कनकपाल से करवा दी, तो उसके बाद बोला देख बेटा ऐसा है, ये मेरा राज्य है और इस राज्य को भी तू ही संभाल, क्योंकि मैंने आपको 4 आश्रम बताए है या नहीं। और राजा बूढ़ा हो गया था, संन्यास आश्रम में चल गया था। कौन से उपनिषद में है 4 आश्रम? जाबलोप उपनिषद में। मैंने आपको 4 आश्रमों के बारे में बताया। राजा ने कहा मैं राजपाट तुझे दे रहा हूं और अब मैं संन्यास के लिए जाना चाह रहा हूं। तो कनकपाल ने कहा ठीक है भाई, जब आप जा रहे हो तो चले जाओ, मैं आपका राज्य संभाल दूंगा। तो कनकपाल ने 888 ईस्वी में, 1 साल बाद 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में, चमोली के चांदपुरगढ़ में परमार या पंवार राजवंश की नींव डाली। ये कनकपाल जो गुजरात की धार के थे, और जो है आप जानते हैं क्षत्रिय वंश के थे। मैं आपको हिंदुस्तान में जब मध्य काल भारत पढ़ा रहा हूँ तब आपको मैं इनको पढ़ाऊंगा, समझ रहे नहीं? तो कनकपाल ने परमार वंश की नींव डाली। कब डाली? 888 ईस्वी में। कौन सी जगह पे डाली? चांदपुरगढ़ में। चांदपुरगढ़ आज भी भग्नावशेष है उसके, अब खंडहर बचे हुए, बाकी चांदपुरगढ़ अब नहीं बचा। तो ये है कनकपाल। आप समझे नहीं? जल्दी बताओ भाई। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, बहुत ज्यादा कहानी नहीं सुनाने वाला, ठीक। अब ये पंवार शासकों ने जो है, इनमें भानु प्रताप की जगह पर अब पंवार राजवंश आ गया। भानु प्रताप जो था वो कत्यूरियों का सामंत था। किसका सामंत था? कत्यूरियों का सामंत था। तो अब तो भानु प्रताप का सिस्टम गया, अब आगे कनकपाल। अब हम दूसरा हमारा पॉइंट है प्रमुख शासकों पर, लेकिन उससे पहले आपके सामने प्रश्न ये है कि पंवार राजवंश की नींव किसने डाली? उत्तर क्या होगा? कनकपाल ने। और कब डाली? 888 ईस्वी में। और कहां डाली? चांदपुरगढ़ में। क्या ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने मिले कि नहीं? मिल गए ना? ठीक है। अब आइए प्रमुख शासकों पर। प्रमुख शासकों में हम कनकपाल के बारे में तो बात कर चुके कि भाई कनकपाल ने किस तरीके से उत्तराखंड पर राज किया और पंवार वंश की नींव डाली। लेकिन कनकपाल के बाद के जो राजा हुए वो कुछ खास प्रभावशाली नहीं रहे, इसलिए उनके बारे में इतिहासकारों ने भी फालतू वर्णन नहीं किया, समझे नहीं? और न ही मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा बताने वाला। अब हमारे पास दूसरे नंबर पर राजा है 24वां राजा सोनपाल। क्या नाम है? सोनपाल। अब ये थोड़ा सा हल्का सा प्रभावशाली माना जाता है सोनपाल को। मैं उत्तराखंड थोड़ा आपको बना करके दिखा देता हूं सोनपाल के बारे में।
देखो देखो, ये हमारा उत्तराखंड का हिस्सा, और अगर मैं मानूं तो करीब करीब ये हमारा गढ़वाल का हिस्सा है ना। और यहाँ पे है चांदपुरगढ़, यहाँ पे कौन सा गढ़ है? चांदपुरगढ़। इसके समय के आपको क्या घटना याद रखनी है? इसके समय के आपको एक ही घटना याद रखनी है कि एक तो यह कि सोनपाल 24वां राजा था, एक तो ये आपको याद रखना है। इसका टाइम पीरियड पूछेंगे नहीं, पर याद रख लेना 1243 से 1250 का इसका टाइम पीरियड था। और आपको क्या याद रखना है, इसके समय में कहते हैं कि जो चांदपुरगढ़ का जो पवार वंश था वो दो भागों में बंट गया, दो भागों में। देखो, एक ऐसा राजा था जो चांदपुरगढ़ में रहा, और एक ये जो सोनपाल था वो जा करके चले गया या भिलंगना घाटी टिहरी में। भिलंगना नदी है टिहरी में, बोलो भाई, भिलंगना नदी है ना, तो भिलंगना नदी घाटी पर आ गया वो यहाँ। और यहाँ कौन आया भिलंगना नदी में? उसका नाम है सोनपाल। कौन आया? सोनपाल। आज भी भिलंग घाटी जो है ब्लॉक पड़ता वहां पर के टिहरी में है ना, भिलंगना ब्लॉक। तो आप ये समझ लो कि जो सोनपाल था, इसकी वजह से जो भिलंगना घाटी है उसे नाम दिया गया सोनी भिलंग। क्या नाम दिया गया? सोनी भिलंग। लेकिन इतिहास में यह वर्णन नहीं है कि उस समय चांदपुरगढ़ में राजा कौन था, यानी इसका मतलब कुछ तो विवाद हुआ होगा, है ना। और विवाद की वजह से क्या है, जो पवार राजवंश है वो दो भागों में बट गया, एक सोनपाल ले गया सोनी भिलंग में और दूसरा चांदपुरगढ़ में। लेकिन मैंने स्टडी करा, हरिकृष्ण रतूड़ी को मैंने पढ़ा, यशवंत कठोत सिंह को मैंने पढ़ा, है ना, और भी मैंने, उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई चांदपुरगढ़ में राजा कौन था, इसका वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है। ठीक है कि नहीं? क्या याद रखना है, ऐसा कौन सा पवार वंश शासक था जिसके समय पवार वंश दो भागों में बट गया था? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सोनपाल। क्लियर हुआ नहीं? बोलो। अब अगला राजा 24वां राजा, नाम है लसण देव या लखन देव। देखो, अब इसका नाम क्या बोला मैंने? लसण देव। कई जगह जो है इसका यही नाम रखा हुआ है, लसण देव। ठीक है ये, लेकिन इतिहासकारों ने इसकी शुद्धि करी और कई जगह लिखा इसका नाम लखन देवपाल। क्या रखा? लखन देव। अगर आपके पास लखन देव या लसण देव जो भी आएगा, आप उसको दोनों को समझो। टाइम पीरियड था 1310 ईस्वी से लेकर के 1333 ईस्वी। समय पीरियड जोर से बोलो मेरे साथ, 1310 ईस्वी से 1333 ईस्वी, ये इसका टाइम पीरियड था। इसके समय क्या इंपॉर्टेंट हुआ? देखो, इसकी एक मुद्रा मिली है। मुद्रा मतलब जानते हो ना, करेंसी। इसका एक सिक्का मिला। किसका? लखन देवपाल का। और किसका सिक्का था ये तांबे का सिक्का मिला। ठीक, ये पहला राजा था लखन देवपाल जिसका सिक्का मिला पवार वंश में। उससे पहले एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिसका सिक्का मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया लखन देवपाल। समझे नहीं? इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पवार वंश में ऐसा कौन सा राजा था जिसकी पहली मुद्रा मिली, तो वो था लखन देवपाल। और किसकी मुद्रा मिली बेटा? तांबे की मुद्रा। ठीक, बोले याद हुआ कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं 29वें राजा पर जिसका नाम है अनंतपाल। क्या नाम है? अनंतपाल। इसका टाइम पीरियड है 1333 से 1354 और ये 29वां राजा अनंतपाल। इसके बारे में भी एक लाइन आपको याद रखनी, लेकिन थोड़ा सा आप चाहो तो लखन देवपाल पर एक बात और आपको बताना चाहता हूं। लखन देवपाल ऐसा पवार वंशी राजा था जिसने गढ़ों को जीतने की शुरुआत करी और 4-5 गढ़ जीत दिए थे ऊपर ऊपर के। तो गढ़ों को जीतने की शुरुआत अगर करने वाला राजा था तो ये था लखन देवपाल। और दूसरा हमने इसके बारे में बता दें, मुद्रा के बारे में। अब वापस आओ अनंतपाल। अनंतपाल के बारे में क्या है? ये पहला बंदा है जिसका शिलालेख मिला है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। ये पहला बंदा है जिसका शिलालेख मिला या अभिलेख आप इसे मान सकते हैं, वो मिला। और कहां से मिला? इसका अभिलेख मिला हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग में एक जगह पड़ती है धारसिल, मंदाकिनी घाटी में। कौन सा जगह गांव पड़ता है? गांव पड़ता है धारसिल। ठीक है, हमारी एक ताई थी धारसिल की, तो उसको धरसला ताई बोलते थे। क्या बोलते थे? धरसला ताई, क्योंकि वो धारसिल की थी। तो मंदाकिनी नदी घाटी में गांव पड़ता धारसिल, और इस धारसिल गांव से एक अभिलेख मिला है। किसका मिला है? अनंतपाल का। पहला अभिलेख मिला अनंतपाल का। अब यही प्रश्न पूछा जाता है कि पहला पवार वंशी राजा जिसका अभिलेख मिला तो क्या नाम है? अनंतपाल। और कहां से मिला? रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी नदी घाटी में धारसिल गांव से। क्या मिला? अभिलेख मिला, पहला पवार वंशी राजा। समझ में आया कि नहीं? इसके मामले में इतना ही लिखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब अगला राजा जो कि मैंने आज के वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा बहुत लंबी लंबी मैं आपके सामने वीडियो रखूं, अब है हमारा 34वां राजा। क्या नाम है? जगतपाल। क्या नाम है? जगत। अच्छा, जगतपाल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात है इसके बारे में। जगतपाल का एक ताम्र अभिलेख मिला। कैसा अभिलेख?
ताम्र अभिलेख मतलब तांबे का अभिलेख मिला। और कहा, जैसे अशोक के शिलालेख, हम अब मौर्य वंश पढ़ने वाले हिस्ट्री में, उसी तरीके से जो है जगतपाल का एक ताम्र अभिलेख मिला। ताम्र मतलब तांबे का अभिलेख मिला। कहां से मिला? आपको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर पढ़ाया था। भगवान राम ने जो है तपस्या करी है वहां पे, और उत्तराखंड का महत्वपूर्ण मंदिरों में नाम है देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर। तो रघुनाथ मंदिर कहाँ है बाबू? और इस रघुनाथ मंदिर से पहला जो ताम्र अभिलेख मिला वो मिला है महाराजा जगतपाल का। क्या मिला? महाराजा जगतपाल का। तो वो अभिलेख मिला रघुनाथ मंदिर से। अब पॉइंट पहला, अनंतपाल के मामले में पहला अभिलेख मिला, लेकिन ताम्र नहीं बोला था मैंने। अब जगतपाल के बारे में कि भैया रघुनाथ मंदिर से पहला ताम्र अभिलेख जिस राजा का मिला उसका नाम है जगतपाल। क्या नाम है? अब इस ताम्र अभिलेख में जगतपाल के लिए एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है रजबार। क्या है? रजबार। रजवार ने बेटा, रजबार, ये लिखा हुआ उस ताम्र अभिलेख में। किसके लिए लिखा हुआ है? जगतपाल, रजबार लिखा हुआ है। अब हमारे इतिहासकारों ने कहा कि यार सोचा उन्होंने क्या लिखा होगा, तो निष्कर्ष पे निकले कि रजबार का मतलब होता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजा। हमने वो पढ़ा है, क्या प्रस्तावना पढ़ी, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यार सोवरेनिटी स्टेट जिसे हमने कहा था, वही बात है ये। तो उन्होंने कहा ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं? मतलब ऐसा राजा जिस पर किसी बाहरी राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं, ना आंतरिक, ना इंटरनल मैटर्स में, ना आउटर एक्सटर्नल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं, उसे कहा गया रजबार। तो प्रश्न आएगा किस शासक का पहला अभिलेख रघुनाथ मंदिर से मिला? उत्तर क्या होगा? कौन सा, कैसा अभिलेख मिला? ताम्र अभिलेख। और क्या कहा गया उसे इसमें? रजबार। ठीक है कि नहीं? क्या आपको ये इतना जो हमने पढ़ा समझ में आया? ठीक है। कल का हमारा जो टॉपिक होने वाला है पवार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसे आप पवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहेंगे, और वो होंगे अजयपाल। क्या होंगे? अजयपाल। अजयपाल को उत्तराखंड का अशोक भी कहा जाता है। पूरी कहानी होगी कल वाले टॉपिक में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम ये उत्तराखंड के इतिहास से संबंध में पहला वीडियो डाल रहे हैं, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।